जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने स्टडी कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट दिसंबर 2025 के एग्जाम में आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं 2011 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। ये एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, अभिकथन ये कह रहा है जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। कारण आर है भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है परंतु आर गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है और भूगोल से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। जिसको ज्ञात करने के लिए हम सभी को पता है ग्रीनविच और भारत समय बीच की जो रेखा है 5.5 घंटे का, तो यहाँ पर 5:05 घंटा जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा 30 और इस तरफ 5 2 7 यानी 7:30 अपराह्न होगा। तो अभिकथन ए सही है। कार्ड आर कह रहा है भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 अंश पूर्व में स्थित है। जिसको ज्ञात करते हैं तो यह है ग्रीनविच रेखा। ये जो है ग्रीनविच रेखा है और भारत जो स्थित है, भारत की स्थिति यहाँ पर है, यानी ग्रीनविच रेखा के पूर्व में। इस तरफ पूर्व होगा, इस तरफ पश्चिम। तो यह भी कार्ड आर भी सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या है ए की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय क्षेत्र पर दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ये कह रहा है कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ए और सी सही है, बी गलत है। बी सी सही है, ए गलत है। थर्ड ऑप्शन है ए बी सी, यानी सभी सही हैं। ए भी सही है, सी गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जुलाई 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। समय से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेट के एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है समय क्षेत्र पर दिए गए 3 कथन दिए गए हैं। इन तीनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। यह बात गलत है, एक ही समय होगा। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन है प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। यह भी सही होगा। थर्ड कथन भी सही होगा। देशांतरी दूरी जो होती है यह है ग्रीनविच रेखा और यह जो है देशांतरी दूरी है। तो यहाँ पर बीच की जो देशांतरी दूरी होती है 15 अंश, तो यह बात भी सही होगा। बी सी कथन सही है किंतु ए गलत है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। पहले है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य वायुमंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, बाह्य वायुमंडल। फोर्थ ऑप्शन है समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस क्वेश्चन को मैप के माध्यम से समझाया गया था। क्वेश्चन अब आसान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। पहला जो होगा क्षोभ मंडल, इसके बाद है समताप मंडल। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है और समताप मंडल में भी
ओजोन परत है, ओजोन परत। यह है समताप मंडल में। इसके बाद है मध्य मंडल। मध्य मंडल में उल्का पिंड प्रवेश करते ही जलने लगते हैं, उल्का पिंड प्रवेश करते ही जलने लगते हैं मध्य मंडल में। बाह्य वायुमंडल है, बहिर्मंडल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन को मैप के माध्यम से फिर से समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे नीचे का परत है क्षोभ मंडल। इसके बाद है समताप मंडल। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है और ओजोन परत की रेखाएं भी हैं समताप मंडल में। इसके बाद है मध्य मंडल। मध्य मंडल में आसमान से उल्का पिंड प्रवेश करते ही मध्य मंडल में जलने लगते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद है तापमंडल, सबसे बाहरी मंडल है बाह्य वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुएं निम्नलिखित कार्डों में से किस कार्ड से होती हैं? मकर रेखा पर सूर्य की सीधे किरणें 23 अंश दक्षिण पर पड़ती हैं। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन कारण आभा मंडल बनता है। वहीं फोर्थ ऑप्शन है, पृथ्वी अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66 अंश का कोण बनाता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है ऋतुएं निम्नलिखित कार्डों में से किस कार्ड से होती हैं? पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन का कार्ड उसकी परिक्रमण गति तथा अपनी अक्ष पर 23.5 अंश का झुका होना। इसका झुकाव जो है 23.5 अंश, 23.5 अंश। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, जुलाई 2019। क्वेश्चन कह रहा है प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है? तो वह है नाइट्रोजन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है 78%। 78% नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में। नाइट्रोजन को N2 से प्रदर्शित करते हैं, N2 से प्रदर्शित करते हैं नाइट्रोजन को। 78% वायुमंडल में पाया जाता है। ऑक्सीजन को O2 से प्रदर्शित करते हैं और यह वायुमंडल में 21% पाया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। हीलियम की बात कर लेते हैं, इसे He से प्रदर्शित करते हैं और वायुमंडल में 0.0005% पाया जाता है हीलियम। कार्बन डाइऑक्साइड, इसे CO2 के नाम से जाना जाता है, CO2 से प्रदर्शित करते हैं और यह वायुमंडल में पाया जाता है 0.03%। और यह क्वेश्चन जो पूछा गया था यह 2018 में क्वेश्चन बना है। ऑक्सीजन जो पूछा गया था 2021 में, जो कि शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। लेब्राडोर एक गर्म धारा है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन है ए और सी सही है, बी और सी सही है, केवल ए सही है, ए और बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। यह बात सही है, पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन है लेब्राडोर एक गर्म धारा है, यह बात गलत है। लेब्राडोर यह एक ठंडी जलधारा है, यह जो है ठंडी जलधारा है।
जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। यह भी सही है। थर्ड कथन सही है। ए और सी कथन सही है। सेकंड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और सी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है हीमोड़, लोयस, तटबंध, समुद्री गुफा। कौन सा ऑप्शन राइट है? हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है हीमोड़। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, हीमोड़। हिमनद के पिघलने पर जो निक्षेपण बनते हैं उन्हें हिमोड़ कहते हैं। निक्षेपण में छोटे बड़े सभी प्रकार के पदार्थ एक साथ मिले होते हैं जिसमें मिट्टी, पत्थर तथा रेत होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? पहला कथन कह रहा है यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 अंश से 70 अंश में पाई जाती हैं। वहीं सेकंड कथन कह रहा है इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वन, सेकंड ऑप्शन है शंकुधारी वन, थर्ड ऑप्शन है भूमध्य सागरीय वनस्पति, वहीं फोर्थ ऑप्शन है शीतोष्ण घास स्थल। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? तो पहला कथन कह रहा है यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 अंश से 70 अंश में पाई जाती हैं। तो ये जो है शंकुधारी वन है, इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी विशेषता जो है शंकुधारी वन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, शंकुधारी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है, डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है, मैदानी क्षेत्रों में ओक्सबो लेक यानी चाप झील चिन्हित है। कौन सा ऑप्शन राइट है? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है, तो यह बात गलत है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जनसंख्या घनत्व अधिक है, यह बात सही है। यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, यह भी सही है। मैदानी भाग में चाप झीलें चिन्हित हैं, यह भी सही होगा। और कृषि कार्य हेतु की मृदा बहुत ही उर्वरक होती है गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन की। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। पवनें सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा अधिक सागर को सघन बनाती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। मृत सागर में तैरना आसान होता है क्योंकि इसके जल में नमक की मात्रा अधिक होती है और किसी भी द्रव के घनत्व की अधिकता तैरने में सहायक होती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। कथन बी है भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृत के द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है। ए बी दोनों सही है।
ए बी दोनों गलत हैं, ए सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट है? कथन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन, सीटेट में एसएसटी में 60 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन कथन से ही पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमि उपयोग के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि क्षेत्र और वन के लिए उपयोग है, यह बात गलत है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृत के द्वारा निर्धारित होती है, यह भी गलत होगा। दोनों ही कथन गलत हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ए और बी दोनों कथन गलत हैं। भूमि उपयोग का आशय उन सभी भूमि संबंधी गतिविधियों से है जो भूमि की संरचना पर आधारित होती हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षक मेखलाएं मदद करती हैं मृदा में नमी बनाए रखने में, मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में, अवनलिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, यह मदद करती हैं पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। खेत के किनारे रक्षक मेखला के निर्माण से पवन की गति से होने वाली मृदा क्षरण में कमी आती है और अति ठंडी तथा अति गर्म हवाओं के प्रतिकूल प्रभाव से फसलों की रक्षा होती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? समय, वनस्पति जात, प्राणी जात, जलवायु, उच्चावच। कौन सा ऑप्शन राइट है? मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? समय। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। समय, समय के साथ साथ मृदा परिच्छेदिका की मोटाई में बालू, मिट्टी, ह्यूमस तथा अन्य जैव अवशेष को के जमने के कारण वृद्धि होती है। यहाँ पर जो है मिट्टी और ह्यूमस तथा अन्य जैव जैसे बालू, ये सभी के कारण मोटाई बढ़ती है, तो समय के साथ। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन के द्वारा, जैव संसाधन और अजैव संसाधन के द्वारा, सर्वव्यापी संसाधन और स्थानीय संसाधन के द्वारा, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन के द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। सर्वव्यापी संसाधन और अस्थानिक संसाधन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सर्वव्यापी संसाधन में सम्मिलित जो है जल है, इसके अलावा वायु है तथा सूर्य है, सूर्य का प्रकाश। अस्थानिक संसाधन में सम्मिलित है कोयला, कोयला है, वन है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, इसके अलावा अन्य खनिज, ये सभी क्या है? अस्थानिक संसाधन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों, जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हों, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। फोर्थ ऑप्शन है वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हों। कौन सा ऑप्शन राइट है? पेडागोजी से क्वेश्चन है जो कि 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। विविध समाज का आशय ऐसे समाज से है जिसमें भाषा, संस्कृति तथा धर्म में विभिन्नता तथा समानता पाई जाती हो। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िवादिता धारणा को चुनौती देता है? महिलाओं के फैशन पर प्रस्त होती है, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िवादिता धारणा को चुनौती देता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है रूढ़िवादिता को चुनौती दे रहा है। महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर सी और डी और ए कथन में रूढ़िवादिता प्रदर्शित कर रहा है, जबकि कथन बी में रूढ़िवादिता को चुनौती दे रहा है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य मांग है? महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, श्रम वर्ग के वयस्क मताधिकार, महिलाओं के लिए मताधिकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यहाँ 2019 में और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? महिलाओं के लिए मताधिकार। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, महिलाओं के लिए मताधिकार। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग जो थी महिलाओं के लिए मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। सेकंड ऑप्शन है, इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। थर्ड ऑप्शन है, इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी और जिन्हें जैन भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जातकों के विषय में कौन सा कथन सही है? जातक जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में जैन धर्म दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में बौद्ध भिक्षु है, तीसरे ऑप्शन में भी जैन साधुओं द्वारा लिखी गई थी। तो यह दो ऑप्शन तो गलत हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। सेकंड कथन है, यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक था। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। फोर्थ ऑप्शन है, यह अकबर नामक शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। कौन सा ऑप्शन राइट है? आईने अकबरी यह फेमस पुस्तक है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आईने अकबरी लिखा गया था अबुल फजल द्वारा, अबुल फजल के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है, यह बात सही है। थर्ड कथन सही है, आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा यह लिखी गई है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को
भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? तो वह है गुरु अंगद देव जी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, गुरु अंगद। गुरु अंगद जी का वास्तविक नाम लहना जी था। इनका वास्तविक नाम लहना जी। इन्होंने ही लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। गुरु अंगद देव जी ने ही लंगर प्रथा की शुरुआत की। लंगर प्रथा की शुरुआत की, जिसमें अलग अलग जाति के लोग एक पांत में बैठकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।